वेलकम टू ऑल। आप सभी का इंजीनियरिंग मास्टर्स के ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। मैं निशिमा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। हमारे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था सीमेंट के बारे में, उसके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में, बोक्स कंपाउंड के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। सो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर दो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है, जो वहाँ छूट गए थे, वो बताना चाहूँगी। उनमें से एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोक कंपाउंड increases the resistance of cement against freezing and thawing। वो पूछता है कि भैया फ्रीजिंग एंड थॉइंग में कौन सा बोक कंपाउंड आपका क्या करता है, सीमेंट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। कौन सा करता है फ्रीजिंग और थॉइंग इंक्रीज? C3S, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा वो बोलता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल इज इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बोक कंपाउंड। तो कौन सा इंक्रीज करता है? C2S। कौन सा? C2S। तो ये दो चीजें हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्या करता है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल्स को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और C3S क्या करता है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थॉइंग क्या करता है? बढ़ाता है सीमेंट के अंदर। तो ये दो पॉइंट्स हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड थे, इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए इस लेक्चर में बता रही हूँ मैं आपको। नाउ अब स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट जब भी हम लोग देखते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें आनी चाहिए, फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट। जब हम फील्ड टेस्ट की बात करते हैं तो हम उन टेस्ट के बारे में बात करते हैं जो कि फील्ड पे परफॉर्म किए जाते हैं। ऑन साइट आप गए, आपने सीमेंट को देखा, अब उसकी फाइननेस टेस्ट करनी है या फिर कुछ और टेस्ट करना है, स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है, तो ऑब्वियसली वो फील्ड पे पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको उसे लैब में ही लेकर आना पड़ेगा, राइट। लेकिन वो टेस्ट जो कि मैं फील्ड पर जाकर फील्ड पर ही परफॉर्म करती हूँ, उन टेस्ट को फील्ड टेस्ट का नाम दिया गया है। जैसे कि उसका कलर, आप सभी को पता है सीमेंट का कलर कैसा होता है? ग्रेइश होता है। तो आप जाएंगे, आपने सीमेंट का बैग देखा और उसका कलर अगर वही है तो दैट मीन्स हाँ, ये मेरा सीमेंट सही है, ठीक है। दूसरा, अब सीमेंट आपने देख लिया, अब बारी है उसको छूने की, ठीक है। आप क्या करेंगे? सीमेंट के बैग में हाथ डालेंगे, ठीक है। हाथ डालने पर आपको सीमेंट के बैग में गर्माहट नहीं फील होनी चाहिए, ठीक है। कैसा लगना चाहिए? ठंडा लगना चाहिए, गर्म नहीं फील होना चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। और क्या लगना चाहिए? आप उस सीमेंट को अपने हाथ में उठाकर देखेंगे। तीसरा पॉइंट है, अपने हाथ में उठाएंगे, आपको वो स्मूथ फील होना चाहिए। कैसा फील होना चाहिए? स्मूथ फील होना चाहिए। अगर हो रहा है तो मतलब ठीक है। फिर क्या करेंगे? आप उस सीमेंट का कुछ पोर्शन उठाएंगे, एक बाल्टी पानी से भरेंगे और उस बाल्टी में उसको डाल देंगे। अगर वो सिंक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फ्लोट हो रहा है तो मेरे मतलब का नहीं है सीमेंट। ये फील्ड टेस्ट है। फील्ड टेस्ट क्या बोलता है? सीमेंट शुड सिंक, ठीक है, इट शुड नॉट फ्लोट। फ्लोट नहीं करना चाहिए, डूब जाना चाहिए, ठीक है। तो वो सीमेंट मेरा सही है। स्मूथ फील होना चाहिए, फोर्स नहीं होना चाहिए, तो मेरा सीमेंट ठीक है। कोल्ड फील होना चाहिए, वार्म फील नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है तो मेरा सीमेंट ठीक है। कलर वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा एक और टेस्ट भी होता है, यूजुअली ये आप नहीं देखते हैं बट ये भी परफॉर्म किया जाता है। थोड़ी सी सीमेंट से पेस्ट बनाई जाती है और फिंगर्स के बीच में उसको रख के देखा जाता है, स्टिकी फील हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है तो मतलब मेरे मतलब का नहीं है। इसके अलावा सीमेंट में लंप्स नहीं होने चाहिए। अगर उस सीमेंट में लंप्स हैं तो वो मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। सीमेंट में लंप्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो थे मेरे क्या, ठीक है, ये था हमारे फील्ड टेस्ट। अभी फील्ड टेस्ट के अलावा या लैब टेस्ट के अलावा एक टेस्ट और मैं आपको बताऊंगी, इसी के अंडर है स्ट्रेंथ टेस्ट। क्या? स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? सीमेंट का एक ब्लॉक बनाते हैं, उस ब्लॉक को हम 7 दिन तक के लिए पानी में रख देते हैं, ठीक है। पानी में रखने के बाद जब हम 7 दिन बाद उसको निकालते हैं तो 2 सपोर्ट्स लेते हैं, उन सपोर्ट्स के ऊपर उस ब्लॉक को रख देते हैं।
सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस अराउंड 150 mm रहता है, ठीक है, और वो ब्लॉक आप उन सपोर्ट्स के ऊपर रख देते हो। उसके बाद आप उस सपोर्ट के बेसिकली वो जो ब्लॉक रखा है उस पर क्या लगाते हो, लोड लगाते हो, ठीक है, क्या लगाते हो, लोड लगाते हो। कितना लोड लगाते हो, 340 न्यूटन का लोड लगाते हो, ठीक है। जब मैं ये लोड उस ब्लॉक के ऊपर लगा रही हूं तो स्ट्रेंथ टेस्ट बोलता है दैट द सैंपल शुड नॉट फेल अंडर सच लोडिंग। ऐसा हो रहा है तो वो सीमेंट स्ट्रेंथ टेस्ट में पास हो गया, नहीं हो रहा है तो मतलब हमारा सीमेंट वो सही। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फील्ड टेस्ट मैंने आपको बता दिए। एक जो स्ट्रेंथ टेस्ट है वो मैं आपको एक बार वापस बता रही हूं। स्ट्रेंथ टेस्ट में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमने क्या किया, 25 बाय 25 बाय 200 mm क्यूब या mm, सारे डायमेंशन mm में, इसका एक ब्लॉक बनाया। इस ब्लॉक को बनाने के बाद मैंने इसे किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया। कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए मैंने इसको पानी में डाल दिया, ठीक है। आफ्टर 7 डेज इस ब्लॉक को बाहर निकाला, 2 सपोर्ट्स लिए, उन सपोर्ट्स के ऊपर इस ब्लॉक को मैंने क्या कर दिया, रख दिया। उन सपोर्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 150 mm के अराउंड ना, 150 mm के अराउंड उसके ऊपर ये ब्लॉक रख दिया। अब मैं क्या करूंगी, मैंने इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगा दी, लोडिंग लगा दी। क्या लगा दी, लोडिंग लगा दी। कितने की लोडिंग लगाई, 340 न्यूटन की लोडिंग लगाई। अगर ये फेल हो गया तो मुझे वो सीमेंट नहीं लगेगा, मुझे वो सीमेंट नहीं लगेगा, मतलब वो सीमेंट सही नहीं है। अगर ये पास हो गया तो मतलब वो सीमेंट मैं यूज कर सकती हूँ, सीमेंट कैन बी यूज्ड, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल यूज के लिए यूज हो पाएगा। ये स्ट्रेंथ टेस्ट था उसका, इतनी समझ में। अब है हमारे पास क्या, लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, सीमेंट की फाइननेस निकालते हैं, उसका कंसिस्टेंसी कितना होना चाहिए, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, फाइनल कितना होता है, साउंडनेस कितनी होती है, ठीक है ना। ये सब हम कहाँ टेस्ट करते हैं, लैब में टेस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। लैब टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट जो हमारे पास है, कौन सी टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं हम, लैब टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। लैब टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट जो हमारे पास है वो है फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट किसका, सीमेंट का फाइननेस टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो फाइननेस टेस्ट होता क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। क्या होता है फाइननेस टेस्ट, बेसिकली जो आपने सीमेंट को ग्राइंड किया है, सीमेंट को ग्राइंड ही तो किया है ना आप लोगों ने, उसकी प्रॉपर ग्राइंडिंग हुई भी है या नहीं है, यही चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, फाइननेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी फाइननेस बढ़ती है तो मतलब क्या, साइज कम होता है। अगर मेरा साइज कम होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। अब कुछ बच्चों को लगता है कि मैम साइज कम हो रहा है तो सरफेस एरिया बढ़ कैसे रहा है, मैं बताती हूँ। जहां पर भी आप बैठे हैं वहां पर जरा चारों ओर नजर घुमाइए, किसी रूम में बैठे होंगे, अगर उस रूम में अगर मैं बोल रही हूँ ये 4 दीवारें हैं जिनको कि क्या करना है, पेंट करना है, लो मैंने इन 4 दीवारों को पेंट कर दिया, ठीक है। अभी ये रूम बड़ा था, इसमें ये 4 दीवारें थी, मैंने इसको इस तरीके से पेंट कर दिया, ठीक है। तो ये 4 दीवारें मतलब उस रूम का सरफेस एरिया ना। अब मैंने बोला कि भैया इसमें एक पार्टीशन वॉल भी डाल दो, मुझे ये 2 कमरे बनाने, एरिया उतना ही था, एक दीवार बन गई। अब इस दीवार को ऐसा तो छोड़ नहीं दोगे, इस पे भी तो पुताई करनी पड़ेगी। तो यहाँ इस वाली साइड पे भी पुताई की, फिर इस वाली साइड पे भी पुताई की। पहले एरिया कितना करना पड़ रहा था, 4 वॉल, 1 2 3 4,
कितना पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6, अब 6 वॉल से पुताई करनी पड़ रही है। ठीक है, रूम का साइज तो क्या हो गया, कम हो गया, पुताई क्या करनी पड़ रही है, ज्यादा करनी पड़ रही है। अब और लो, मैंने यहां पर भी क्या कर दिया, मैंने अब इसको एक और वॉल डाल दी। अब यहां पे भी पुताई होगी, यहां पे भी पुताई होगी, यहां पे भी होगी, यहां पे भी होगी। अब पहले सेम एरिया है ना, उस रूम में पहले 4 वॉल थे, 4 पुताई करनी पड़ रही थी। अब कितनी वॉल्स हो गई, 1 2 3 4, और अंदर की काउंट कर लो 5 6 7 8, और अगर इनको भी तोड़ तोड़ के काउंट करोगे तो और ज्यादा। मतलब जब रूम बड़ा था सरफेस एरिया कम था पुताई करने के लिए, जब मैंने पार्टीशन कर दिया मतलब उस रूम के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो पुताई की जगह भी क्या होती चली गई, वो सरफेस एरिया बढ़ता चला गया। इन शॉर्ट साइज छोटा होगा तो सरफेस एरिया मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। साइज डिक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, एंड इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस देन रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजेस। ये अभी कंपटीशन में भी पूछा जाएगा, देखना रैपिड हार्डनिंग के केस में पूछता है कि रैपिड हार्डनिंग में रैपिड हार्डन हो रहा है ना, हार्डन हो रहा है तो कौन सा वो कंपाउंड ज्यादा होगा, फाइनेस का क्या रोल है उसमें, ये पूछता है उसमें। साइज डिक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा तो आपका डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ भी तो बढ़ेगा भैया। अब बच्चों को लगेगा स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट बढ़ा है, टू बी वेरी स्पेसिफिक रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेट मतलब क्या, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ तो देखो चेंज नहीं हो सकती, वो तो जितनी है उतनी आएगी, लेकिन आने का जो टाइम है वो आपका जल्दी आ जाएगा, थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा। साइज कम हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ा तो रेट ऑफ हाइड्रेशन, स्पीड बढ़ गई, हाइड्रेशन होने की स्पीड बढ़ी तो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ भी बढ़ गया। हाइड्रेशन होता है तभी तो स्ट्रेंथ आती है आगे, हाइड्रेशन जल्दी हुई तो स्ट्रेंथ भी जल्दी आएगी, दोनों का क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। तो फाइनेस टेस्ट में बेसिकली ये तो मैंने बताया कि क्यों फाइनेस इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने ये बताया। होता क्या है, सही तरीके से ग्राइंड हुआ है या नहीं, आप वो ग्राइंडिंग चेक कर रहे हो कि प्रॉपर ग्राइंडिंग सीमेंट की हुई भी है या नहीं। किसमें, फाइनेस टेस्ट में आप क्या चेक कर रहे हो, प्रॉपर ग्राइंडिंग सीमेंट की हुई भी है या नहीं हुई है, क्योंकि अगर प्रॉपर ग्राइंडिंग होगी तभी रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। इतनी समझ में आई, ठीक है। अब देखें आगे, चलिए ये चीज तो यहाँ पे हो गई क्लियर। एक स्टार पॉइंट यहाँ पे जरूर लिख लीजिएगा, टोटल स्ट्रेंथ रिमेन्स सेम, क्योंकि बच्चे को लगता है स्ट्रेंथ वहां पे बढ़ चुकी है ना, और ये कंपटीशन में भी आ चुका है। टोटल स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ता है फाइनेस का, कोई असर नहीं पड़ता भैया, टोटल स्ट्रेंथ रिमेन सेम। क्या टोटल स्ट्रेंथ आपकी कैसी रहती है, सेम ही रहती है। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। जो सीमेंट की फाइनेस है आप उसे कैसे कर सकते हो, कैसे मेजर कर सकते हो, सबसे बेसिक तरीका तो ये है कि सीविंग से मेजर करो, ठीक है। सबसे बेसिक तरीका क्या है, सीविंग। सीविंग समझते हैं आप लोग, छन्नी। अगर घर में कभी आटा छाना होगा तो चोखर ऊपर रह जाता है, आटा नीचे चला जाता है ना, इसी तरीके से हम यहाँ पे सीमेंट भी कहाँ टेस्ट करते हैं, छन्नी से टेस्ट करते हैं, छन्नियाँ होती हैं यहाँ पर भी। और सीमेंट के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सीव नंबर, सीव टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, सीव नंबर कौन सा यूज होता है सीमेंट को टेस्ट करने के लिए, सीव नंबर 9। साइज क्या होता है, सीमेंट का नहीं छन्नी का,
अगर ये आपकी छन्नी है, इस छन्नी में ये जो बने होंगे ना, जहां से छन के निकल रहा है, तो इनका साइज कितना रहता है? 90 माइक्रॉन्स रहता है। कितना? 90 माइक्रॉन्स रहता है आपका। ठीक है, छन्नी का साइज कितना है? 90 माइक्रॉन्स है। ओके, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन से सीव से फाइनेस टेस्ट किया जाता है? सीव नंबर 9 से। साइज क्या होता है उस सीव का? सीव नंबर 90 माइक्रॉन्स। ठीक है, जनरली जो साइज होता है सीमेंट का कितना बताया था मैंने आपको? 75 माइक्रॉन्स बताया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, ये चीज समझ में आई? आगे बढ़े। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे क्या कहते हैं, किस तरीके से क्यों हम फाइनेस टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें क्या पता चल जाए कि अच्छे तरीके से ग्राइंड हुआ है या नहीं हुआ है। और किससे कर रहे हैं? सीव टेस्ट से कर रहे हैं सबसे पहले। दूसरा टेस्ट होता है आपका एयर परमेबिलिटी। ठीक है, क्या होता है? एयर परमेबिलिटी। तो देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, देखते हैं। सीव टेस्ट में आप क्या लोगे? एक पर्टिकुलर वेट ले लो सीमेंट का। लेट्स सपोज मैंने क्या लिया? 100 ग्राम्स का सीमेंट लिया। क्या लिया? 100 ग्राम्स का सीमेंट उठाया और इसको सीव करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया? सीव करना स्टार्ट किया। हम कैसे करते हैं? जब हमने इसे छाना, इस छन्नी के थ्रू छाना, जो फाइन सीमेंट होगा वो तो नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या कर जाएगा? कुछ सीमेंट रिटेन कर जाएगा। ऊपर क्या कर जाएगा? रिटेन ही तो करेगा ऊपर, है ना? तो ये जो रिटेन कर गया, अगर मैं ओपीसी की बात करती हूं तो ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगर मैं ओपीसी की बात करती हूं तो ओपीसी के लिए इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%। ओपीसी के लिए 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? ओपीसी के लिए 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है अगेन। क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? क्या निकाला अभी हम लोगों ने? ये जो रेजिड्यू निकाला, ये रेजिड्यू आपका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा प्लीज इसको। अगर ये रेजिड्यू आपका 10% से ज़्यादा है तो मतलब क्या? आपका सीमेंट फाइन नहीं है। आपका सीमेंट फाइन नहीं है। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या? सीव टेस्ट। दूसरा है हमारे पास एयर परमेबिलिटी टेस्ट। क्या है? देखिएगा, नेक्स्ट ये हमारे पास एयर परमेबिलिटी टेस्ट है। इसमें क्या करने का है हमको? देखिए, एयर परमेबिलिटी टेस्ट जो परफॉर्म होता है बच्चा, वो होता है आपका प्लेस एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है ये बेसिकली। ठीक है ना? तो यहाँ पर इस टेस्ट में होता क्या है देखेंगे अभी। ठीक है, तो कौन सा टेस्ट कर रहे हैं? एयर परमेबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। किस पे होता है? ब्लेंस एयर परमेबिलिटी एपराटस पे। ठीक है, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी एपराटस पे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। कौन सा? एयर परमेबिलिटी टेस्ट। होता क्या है जानेंगे। जनरली अब आपको लग रहा होगा कि इस टेस्ट से फाइनेस कैसे पता चलेगी। तो बच्चा, यहाँ से जो फाइनेस निकल कर आती है वो फाइनेस ऐसा नहीं होता वैल्यू आ गई आपके पास। यहाँ से जो फाइनेस निकल कर आती है इट इज इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म्स में निकल कर आती है ये। ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म्स में। स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता क्या है आपका? क्या होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया? स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है आपका सरफेस एरिया अपॉन यूनिट वेट। ये होता है आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया। यूनिट भी इसकी कितनी रहती है? अब एरिया ही है, ठीक है ना? यूजुअली हम लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए जो हम परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है,
देखते हैं। देखिएगा होता क्या है इस टेस्ट में, ये एक पर्टिकुलर आपने कंटेनर लिया, यहाँ पे सीमेंट के पार्टिकल्स रखे, ठीक है, आपने क्या किया, नीचे से एयर पास कराई। जब आप एयर पास कराएंगे तो ये सीमेंट के पार्टिकल हर जगह फैल जाएंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, ये सीमेंट के पार्टिकल्स हर जगह फैल जाएंगे। ऑब्वियसली जो फाइन होगा दूर तक जा पाएगा, है ना, फाइन होगा अगर सीमेंट तो उसके पार्टिकल्स ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर पाएंगे, है ना, और अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो हम बोलते हैं कि लेट सपोज कि इसकी हाइट h1 है और जहां तक ये फैला उसकी हाइट क्या है, h2 है, क्या है, h2 है, h2 है, ठीक है। ये हाइट तो हमें नोन है, ये हाइट हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये हाइट, ये नोन हाइट है, ये मेजर हाइट है। तो हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द डिफरेंस, जो कि देखा आपने यहाँ पे h1 था, यहाँ पे h2 था, ये पता था हमें इसका कितना आ रहा है, यहाँ पे हाइट हमने ये मेजर की कहाँ तक गया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके इन दोनों के डिफरेंस के। अब ये D स्टैंड्स फॉर डाया ऑफ पार्टिकल, क्या, सीमेंट पार्टिकल का डाया। ऑब्वियसली डाया कम होगा तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होगा, डाया ज्यादा होगा तो स्पेसिफिक सरफेस आपका क्या, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक और, कुछ बच्चों को लग रहा होगा फाइननेस कहाँ से आई अब इसमें, यहाँ देखिएगा, जो जितना हल्का होगा उतना ऊपर उड़ेगा ना बेटा। अब देखो अगर डाया कम होगा मतलब ग्राइंडिंग ज्यादा हुई है, डाया ज्यादा होगा तो मतलब क्या, ग्राइंडिंग क्या हुई है, कम हुई है उसकी। बात समझ में आई। स्पेसिफिक सरफेस एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डाया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्राइंडिंग के। जितनी ज्यादा ग्राइंडिंग होगी उतना ज्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा और उतना कम आपका डी होएगा। फाइन ही तो चाहिए ना, मतलब हम क्या देख रहे थे उसमें, कितना अच्छे से ग्राइंड हुआ है या नहीं, ग्राइंड हुआ है मतलब क्या, अच्छे से पिसा है या नहीं है, ठीक है ना, पार्टिकल साइज अप्रोप्रिएट है या नहीं, यही तो चेक कर रहे हैं फाइननेस में। तो सीव में तो हम सीविंग करके देख ले रहे हैं, एयर परमेबिलिटी में हमने कैसे देखा, ब्लेज एयर परमेबिलिटी अपराटस की मदद से देखा। हमने क्या किया था, कंटेनर लिया था, कंटेनर में नीचे सीमेंट रखा हुआ था, नीचे से हमने क्या ब्लो की, एयर ब्लो की, फिर उड़ा होगा सीमेंट जहां तक भी वो फैला, लेट्स सपोज h2 तक फैला। इन दोनों हाइट्स का जो डिफरेंस आया, हमने बोला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया के। यही इसका प्रिंसिपल भी है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू दैट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दी हाइट्स। कौन सी हाइट्स, ये वाली, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्राइंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, फाइननेस निकाला। अब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट दैट मीन्स ओपीसी के लिए कितना होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 2250, ठीक है, कितना, इट शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। समझ में आया, ठीक है। वहीं अगर आप रैपिड हार्डनिंग वगैरह की बात करते हैं तो उस केस में 3250 मतलब 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये भी अगेन एक कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब मैं सीमेंट की टाइप्स बताऊंगी तो वहां पर लिखाते जाऊंगी आपको उनके सेटिंग टाइम और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी हम सिर्फ ओपीसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है क्लास। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास कंसिस्टेंसी टेस्ट। थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा ढंग से आपको, इसलिए दोबारा लिख देती हूँ। अब ये क्या है देखिएगा,
जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी होता क्या है? कंसिस्टेंसी मतलब क्या? थिकनेस, एक तरीके से थिकनेस ऑफ पेस्ट आप यहाँ पे बोल सकते हो कि कितना कंसिस्टेंट है वो पेस्ट, ठीक है ना, कि बहुत इजी है कि हाँ लिक्विड की फॉर्म में तैर रहा है, या फिर थिक है कंपैरेटिवली, या पेस्ट लाइक ही है बिल्कुल, हाँ जस्ट फाइन। तो कंसिस्टेंसी बेसिकली क्या बता रही है यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भैया किस वाटर कंटेंट पे मेरा वो पेस्ट बिल्कुल वैसा होगा जैसा मैं चाहती हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल वैसा होगा जैसा मैं चाहती हूँ या जैसा मेरा स्ट्रक्चर चाहता है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा इस टेस्ट से कि मेरा जो पेस्ट मैंने बनाया है वो स्ट्रक्चर में लगने लायक है या नहीं है, मतलब वो वर्केबल होगा वहां पर या नहीं होगा। ये मुझे कहाँ से पता चलेगा? ये मुझे पता चलेगा कंसिस्टेंसी टेस्ट से, कि वो कितना कंसिस्टेंट है। बात समझ में आई? मेरा पेस्ट कितना थिक है, कितना नहीं है, ये सारा कहाँ कौन बताएगा? कंसिस्टेंसी टेस्ट से पता चलेगा मुझे। कैसे पता चलेगा? देखेंगे। हमारे पास एक अपराटस होता है जिसको कि बोला जाता है विकार्ट्स अपराटस। क्या बोला जाता है? विकार्ट्स अपराटस। बेसिकली ये कंसिस्टेंसी टेस्ट जो आप पेस्ट बनाने वाले हो वो कैसा होगा, वो ये अपराटस आपको बताएगा। कैसे बताएगा? कुछ इस तरीके से होता है ये अपराटस। मैं इसका 2D व्यू बता रही हूँ आपको, 3D में तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है। ये 2D व्यू है। ठीक है, यहां पर एक प्लंजर नाम की चीज होती है, या प्लंगर बोलते होंगे आप इसको, कुछ भी बोल लीजिए। इस प्लंजर का जो डाया होता है वो डाया होता है कितना? 10 mm। कितना होता है? 10 mm। ठीक है, ठीक है। डाया कितना होता है? 10 mm का होता है। किसका? उस प्लंजर का। और लेंथ कितनी होती है उसकी? वो होती है आपकी 50 mm की। कितनी होती है? 50 mm की। ये दोनों ही डायमेंशन कंपटीशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्लंजर का डाया है 10 mm और जो ये लेंथ है प्लंजर की ये 50 mm है। ये प्लंजर लगेगा कहाँ? ये यहाँ लगता है प्लंजर बेटा, ठीक है। ये प्लंजर कुछ इस तरीके से लग जाएगा यहाँ पे। इस टेस्ट का मोटिव क्या है? इस टेस्ट का मोटिव है एक ऐसी सीमेंट पेस्ट तैयार करना, या फिर टू प्रिपेयर अ सीमेंट ऑफ रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, ठीक है। और द वाटर कंटेंट टू प्रिपेयर अ सीमेंट ऑफ रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी। क्या मोटो है इस टेस्ट का? वो वाटर कंटेंट हमें मिल जाए जिससे कि हम एक सीमेंट पेस्ट बना सकें जिसकी कंसिस्टेंसी जो स्ट्रक्चर को चाहिए हो बिल्कुल वैसी हो। ठीक है, हमें बेसिकली इस टेस्ट से वही वाटर कंटेंट निकालना है जिससे कि वो जो ऑब्वियसली पानी डाला होगा सीमेंट में तभी तो पेस्ट बना होगा ना। अब मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया तो क्या हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। पानी कम डाल दिया तो बहुत थिक हो जाएगा, है ना। तो वो जो एक्यूरेट एक ना बिल्कुल सटीक वाटर कंटेंट पता चल जाए जिससे कि अगर मैं उसको सीमेंट में डालूं तो मुझे एक बिल्कुल वैसी पेस्ट मिले जैसे कि जो स्ट्रक्चर में लगाने लायक हो। ठीक है ना, वर्केबल भी हो और बाकी इजीली वो सब चीज़ें स्प्रेड भी हो जाए, अंदर भी चल जाए, सब कुछ। तो वो वाटर कंटेंट पाने के लिए मैं कौन सा टेस्ट कर रही हूँ? कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रही हूँ। इस टेस्ट के लिए मैंने जो अपराटस यूज़ किया, कौन सा अपराटस यूज़ किया? विकार्ट्स अपराटस। विकार्ट्स अपराटस कंपटीशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपराटस इज यूज्ड टू मेजर द कंसिस्टेंसी? कौन सा मेजर करता है? विकार्ट करता है। अब डाई कितना होता है? 10 mm होता है। लेंथ कितनी होती है प्लंजर की? 50 mm होती है। होता क्या है, कैसे निकालते हैं कंसिस्टेंसी? वो कहता है कि भैया अगर आपको सीमेंट पेस्ट की कंसिस्टेंसी निकालनी है, या वो जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है, वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कौन सी कंसिस्टेंसी होती है, या वो कंसिस्टेंसी होती है
स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वो कंसिस्टेंसी है, कौन से वाली, मैंने जब सीमेंट का पेस्ट बनाया और इस प्लंजर को यहाँ से उस सीमेंट पेस्ट के अंदर छोड़ दिया, यहाँ पे क्या किया, ये एक मोल्ड था, सीमेंट का पेस्ट बना के मैंने इस मोल्ड में भर दिया पूरा टॉप तक, नीचे ये ग्लास ट्रे रखी है, ऊपर ये सीमेंट का मोल्ड रखा है, इसमें बिल्कुल ऊपर तक आपका सीमेंट भरा हुआ है और उसके ऊपर ये यहाँ से होल्ड किया हुआ है, एक पिन ने प्लंजर को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, इस पिन ने इस प्लंजर को होल्ड किया हुआ है। यहाँ से ये पिन हटाऊंगी तो ये प्लंजर क्या हो जाएगा, सीमेंट की पेस्ट के अंदर चला जाएगा। तो मुझे एक ऐसी पेस्ट चाहिए कि जब मैं ये प्लंजर छोड़ूं तो ये प्लंजर उस पेस्ट में 32 से 35 mm तक अंदर चला जाए। कहां से कहां चला जाए, अगर वो प्लंजर सिर्फ 32 से 35 mm तक उस पेस्ट के अंदर जा रहा है, ऊपर से फ्रॉम द टॉप 30 to 35 mm एंड फ्रॉम द बॉटम 5 to 7 mm ही जा पा रहा है, तो उस टाइम पे जो उस पेस्ट का वाटर कंटेंट होगा वही मेरा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड वाटर कंटेंट कहलाएगा, जिसने वो पेस्ट बनाने में मेरी हेल्प की। तो बेसिकली मुझे एक ऐसा वाटर कंटेंट चाहिए जिसको जब मैं सीमेंट में डाल के पेस्ट बनाऊं और इस अपैरेटस के अंदर रखूं तो उस प्लंजर को अंदर जाने, वो प्लंजर कितना अंदर जाना चाहिए, सिर्फ 32 से 35 mm ही अंदर जाना चाहिए फ्रॉम द टॉप। अगर ऐसा हो रहा है तो वो वाटर कंटेंट मेरा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंस या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी देगा। कौन सा वाटर कंटेंट, वो वाटर कंटेंट जिसपे कि मेरा प्लंजर टॉप से 32 से 35 mm और बॉटम से 5 से 7 mm है, ये जा पा रहा है, वो वाटर उस बेसिकली वो जो पेस्ट होगा वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट पेस्ट होगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट है, मतलब जिस वाटर कंटेंट से वो सीमेंट का पेस्ट बनाया गया है, वो वाटर कंटेंट मेरा कौन सा वाटर कंटेंट हो जाएगा, क्या बोलेंगे उसको, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोलेंगे हम उस वाटर कंटेंट को, जिस वाटर कंटेंट से वो पेस्ट बनाया गया, जिसमें कि जब मैं वो प्लंजर छोड़ रही हूं तो वो ऊपर से 32 से 35 mm और नीचे से 5 से 7 mm तक जा पा रहा है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट है, मतलब जिस वाटर कंटेंट ने वो सीमेंट का पेस्ट बनाया, वो वाटर कंटेंट मेरा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हो जाएगा, जिसको कि हम डिनोट करते हैं P से। किससे डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को P से डिनोट कर देते हैं। अब यूज क्या है, अभी हम इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम देखेंगे, तब देखेंगे कि ये जो भाई साहब हैं ये हर जगह यूज हो रहे हैं। एक चीज और, यहाँ पे जो आपने प्लंजर का डाया देखा वो था 10 mm, लेंथ थी प्लंजर की 50 mm। ये जो मोल्ड है, जिस मोल्ड में ये जा रहा है ना, ये वाला जिसमें कि सीमेंट आपने भरा था, इसका कितना होता है डेप्थ, ये होता है 40 mm। अब तक तो यहाँ से समझ ही गए होंगे वैसे आप, लेकिन फिर भी ये भी एक कंपटीशन का क्वेश्चन है इसलिए बता रही हूँ। कितना होता है बेटा ये, इसका डेप्थ 40 mm के अराउंड होता है। कितना होता है, 40 mm। ये भी एक कंपटीशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और प्लंजर के डायमेंशंस तो इंपॉर्टेंट है ही, मैंने बता ही दिया था। बात समझ में आई, ठीक है। तो वो वाटर कंटेंट जिसपे कि जो मैंने पेस्ट बनाया, तो क्या हो रहा है, प्लंजर 32 से 35 mm फ्रॉम द टॉप और नीचे से 5 से 7 mm जा पा रहा है, तो वो वाटर कंटेंट मेरा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होगा, ठीक है। और डायमेंशंस कितने हैं, इसका हाइट कितना है 40 mm, प्लंजर का डाया 10 mm, प्लंजर की लेंथ 50 mm, ठीक है। और ऊपर से कितना होना चाहिए, 32 से 35 mm, नीचे से 5 से 7 mm, तो वो मेरा कौन सा हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हो जाएगा, विच इज डिनोटेड बाय P, ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टेस्ट के लिए जो आजकल ये पूछ रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ये टेम्परेचर पूछ रहा है, अब ये चीजें पुरानी सी हो गई ना, तो नए क्वेश्चन लेके आ रहा है। टेम्परेचर पूछ रहा है कितना, 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस।
स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होता है। ह्यूमिडिटी चाहिए होती है कितनी, 90%। कितनी परसेंट ह्यूमिडिटी चाहिए, 90% चाहिए होती है, ये भी याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिखूंगी, दिस इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये टेम्परेचर कितना चाहिए होता है 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है 90% के अराउंड होती है। कुछ बुक्स में आपको ये 65% के अराउंड भी दिखेगा, ठीक है ना। ये लेकिन क्या है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, कितनी होनी चाहिए 90% के अराउंड होनी चाहिए आपकी, ठीक है क्लास। इस टेस्ट से आगे जितने भी टेस्ट हैं और इससे जो लिंक टेस्ट है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। और विकार्ट का रोल यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, विकार्ट आपके इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम में भी आपके साथ रहेगा, तो ये भी हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये टेस्ट समझ में आया हो। थैंक यू क्लास।